वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे सोशल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ने राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सोशल मूवमेंट में पढ़ेंगे कौन कौन से मूवमेंट्स या फिर रिफॉर्म सोसाइटी बने थे। यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हो वो स्वामी विवेकानंद के बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो है निकोला टेस्ला। उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड में इन्वेंशंस किया है और स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि वर्ल्ड को अगर रिलीजन चाहिए तो धर्म के साथ एजुकेशन भी एक साथ बढ़ना चाहिए, नहीं तो धर्म के अंदर जो बिलीफ होते हैं वो सब हट जाते हैं। जैसे कि कोई धर्म के कुछ नियम जो होते हैं वो सब अंदर आ जाता है, इसलिए धर्म और एजुकेशन को या फिर साइंस को एक साथ चलना चाहिए। तो फिर हम लोग पहले पढ़ेंगे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में अगर बताया जाए तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में अगर पहले के दिन में देखा जाए, आज भी कोई कोई टेम्पल में माना जाता है इस चीज़ को, वहाँ पर सिर्फ धर्म के लोग जा सकते हैं, मतलब सिर्फ ब्राह्मण्स जा सकते हैं, और जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग मानते थे वो जा सकते हैं, लोअर कास्ट के लोग एंट्री नहीं ले सकते थे। तो भगवान के घर तो सबके लिए सेम होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मूवमेंट हुआ था आपका वाइकॉम मूवमेंट। वाइकॉम मूवमेंट हुआ था आपके 1924 से 1925 में। ये आपका वाइकॉम मूवमेंट हुआ था आपके केरला में। फिर आते गुरुवर सत्याग्रह, ये हुआ था 1931 से 1933 में। ये मूवमेंट हुआ था आपके केरला में। फिर आपका हुआ था मुंशीगंज काली टेम्पल सत्याग्रह, ये आपके बंगाल में हुआ था। इसका ईयर था ईयर 1929। ये जो सारे मूवमेंट्स हैं इन्हें एक साथ टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहा जाता है। भी यहाँ पर मंदिर में लोअर कास्ट या फिर नीच जाति जिसे हम लोग बोलते हैं उनको एंट्री नहीं दिया जाता था, क्योंकि अपर कास्ट के जो लोग होते हैं मेनली या फिर ब्राह्मण्स होते थे, वो सोचते थे कि वो अपर कास्ट के और सिर्फ वही मंदिर में जा सकते हैं। ये मेनली इसीलिए किया जाता था कि कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सब क्लियरली देखा जाए और जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें सिर्फ लोग प्रेफर करें। फिर आते हैं सेकेंड वाले मूवमेंट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से सोसाइटी समाज बने थे इंडिया में जिन्होंने हेल्प किया था मूवमेंट्स में, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनमें हेल्प किया था। तो पहले पढ़ेंगे स्कूल बुक सोसाइटी। स्कूल बुक सोसाइटी आपका बना था 1817 में। इसे बनाया था आपके डेविड हेयर ने। इससे पहले वाले चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा कि हिंदू कॉलेज जो बना था कैलकाटा में, वो बनाने में डेविड हेयर का एक बहुत बड़ा योगदान था। डेविड हेयर ने राजा राममोहन रॉय के साथ बहुत कोशिश करके हिंदू कॉलेज बनाया था आपकी कैलकाटा में। डेविड हेयर ने, जैसे कि नाम से ही आपको बताया, स्कूल बुक सोसाइटी, उनका मेन काम यही था कि जो भी मदरसा होते थे या फिर जो स्कूल होते थे, एजुकेशन सेंटर्स होते थे, वहाँ पर वो बुक्स पहुँचाते थे। तो जैसा आप जानते हैं कि सोशल इवल्स जो रहता है वो सब इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग अंधेरे में रहते हैं, हम लोग के पास एजुकेशन सही तरीके से नहीं होता। इसलिए जैसे कि हम लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, या फिर कुत्ता रो रहा तो फिर खराब होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं रहता है, और एजुकेशन जब नहीं रहता तब सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल इवल्स आता है। इसी सोशल इवल को हटाने का एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डेविड हेयर ने बुक सप्लाई करने का सोचा स्कूल्स और मदरसा में। फिर आता है आपका यंग बंगाल रिवोल्ट। ये हुआ था द ईयर 1820 टू 1830। अगर आपको याद होगा तो फिर 1829 में पास हुआ था सती रेगुलेशन एक्ट, जिसमें कि सती का जो मूवमेंट होता था वो इंडिया में रोक दिया गया। सती मतलब जो यंग विधवा को जलाया जाता था अपने पतियों के साथ, उसे रोक दिया गया था 1829 में। पर उससे पहले 1820 से 1830 में हेनरी विवियन डेरेजियो, जो कि हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने कोशिश किया था हिंदू सोसाइटी में ये जो सोशल इवल्स है इनको रोकने का। अब ये समझ लीजिए हेनरी विवियन डेरेजियो, जब यहाँ पर लिखा है हिंदू सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है, वो कहीं भी ये नहीं दिखाना चाहते कि उनका नियम अच्छा है और हिंदू सोसाइटी खराब है। उनका सिर्फ यही था कि आसपास जो सोसाइटी है जहाँ पर स्टूडेंट्स रह रहे, वहाँ का सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, और ये जो सती कोई विडो मैरिज नहीं करना, धर्म जात के ऊपर कोई मंदिर में जाएगा या फिर मंदिर में नहीं जाएगा, ये सब वो रोकना चाहते हैं। ये हेनरी विवियन डेरेजियो सिर्फ नहीं है, इसके बाद भी हम देखेंगे काफ़ी जो टीचर्स होते हैं या फिर स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट किया था और वो काफ़ी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे। स्वामी विवेकानंद ने यह तक बोला था
कि अगर आप मुझे 100 अच्छे 100 स्टूडेंट्स दे दोगे तो फिर मैं ये पूरे इंडिया को चेंज कर सकता हूँ। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोसाइटीज ब्राह्मो समाज। ये बनाया गया था राजा राममोहन रॉय द्वारा 1828 में। जब राजा राममोहन ने ये बनाया था, राजा राममोहन की मृत्यु के बाद ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया। एक था आपका आदि ब्राह्मण समाज और एक था आपका भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज। आदि ब्राह्मण समाज जो था वो चल रहा था आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर आपके रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। वो मानते थे कि जो ब्राह्मण समाज है उसे हिंदू स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू नियम के अनुसार माना जाना चाहिए। और जो भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज था वो चल रहा था आपके केशव चंद्र सेन द्वारा। केशव चंद्र सेन मानते थे कि हिंदू के साथ हम लोग को क्रिश्चियनिटी की जो थॉट एंड फिलोसफीज है वो भी लाना चाहिए। और ये हिंदू समाज के जो नियम फिलोसफीज है वैसे लाना चाहते थे। ये नहीं कि हिंदू में जो जो नियम होते हैं वो सब वो इम्पोर्टेंट इसमें लाना चाहते थे। अब समझेंगे ब्राह्मण समाज, आदि ब्राह्मण समाज में जो ब्राह्मण समाज के कोर प्रिंसिपल्स थे वो क्या क्या थे हम लोग के। आदि ब्राह्मण समाज के अगर कोर प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो कोर प्रिंसिपल्स मतलब और कुछ नहीं, जो नियमों पे ये समाज चल रहा था। यहाँ पर उनको कोई स्क्रिप्चर मतलब लेखन में विश्वास नहीं था। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं था। मतलब भगवान में तो उनको विश्वास था पर किसी मूर्ति पूजन में उनको विश्वास नहीं था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट रेस्ट्रिक्शन, ये कोई ऊपर जाति का ये कोई नीचे जाति का, उनका सिर्फ एक ही धर्म था जो था कर्म ही परम धर्म। मतलब उनका काम मतलब आप जो काम करते हो वही सही, वही बोलता है कि आपका धर्म क्या है। आप इंसान हो, सबसे पहले इंसानियत आपका कर्म है, वो यही चीज मानते थे। अब देखेंगे वेद समाज बनाया था। आपको जैसे बताइए भारतवर्ष, आपको जैसे बोला ही मैंने, भारतवर्ष ब्राह्मण समाज का जब डिवाइड किया केशव चंद्र सेन ने, तब केशव चंद्र सेन पूरे इंडिया के टूर पे निकले। इंडिया के अलग अलग जगह पे जाके वो अपने मैसेज फैलाने लगे और उसमें से एक जगह था आपका मद्रास में जब केशव चंद्र सेन पहुंचे और उन्होंने अपना बात किया तो उन्होंने काफ़ी वहाँ के लोगों को इंस्पायर किया और वहाँ पर स्टार्ट हुआ वेद समाज 1864 में। इसलिए वेद समाज को आपका साउथ इंडियन ब्राह्मण समाज भी कहा जाता है। और वेद समाज के अगर फाउंडर की बात की जाए तो फिर फाउंडर थे आपके के श्रीधरलू नायडू। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमहंस मंडली बना था आपके 1849 में और इसके फाउंडर थे देवबा पांडुरंग। ये बना था आपके मुंबई में और इसमें वन गॉड या फिर एक मालिक एक देवता, इसका कॉन्सेप्ट मेन था। जो हमारे धर्म में होता है और बाकी बहुत जगह पे होता है कि सभी अलग अलग धर्म को या फिर सभी अलग अलग आइडल्स को मानते हैं, पर इसमें था परमहंस मंडली में कि हम सबका मालिक एक ही है और ऊपर वाला भी एक है। उनके अलग अलग रूप है पर वो जो है एक ही है। फिर आता है प्रार्थना समाज में भी सेम आपका वन गॉड का चलता था। वन गॉड पे बिलीव किया जाता था कि सबका मालिक एक है। ये बना था 1867 में। इसे बनाया था आपके आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग को भी इंस्पायर किया था आपके केशव चंद्र सेन ने। ये वही सेम कॉन्सेप्ट वन गॉड पे चल रहा था मुंबई में और ये मेनली फेमस तब हुआ जब गोविंद राणा ने इसमें ज्वाइन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे। फिर आता है आपका आर्य समाज, जिसे एस्टेब्लिश किया था आपके दयानंद सरस्वती ने इन द ईयर 1875। इन्हें इंडिया का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग, अगर आपको पता हो कि मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक एक्टिविस्ट थे और आपको पता है ये अमेरिका में अभी भी ब्लैक कम्युनिटी पे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, तो पहले के दिन में इनसे भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी इसलिए बिता दिया कि ब्लैक कम्युनिटी को और भी ऊपर उठाया जाए और उनको एज अ प्राउड ह्यूमन बीइंग रखा जा सके। तो इनको इंडिया का मार्टिन लूथर किंग इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में जो हिंदूज के रिवाइवल होता है कि हिंदू खुद के ऊपर प्राउड हो, ये मेनली किया था आपके दयानंद सरस्वती ने और इन्होंने अपना पूरा जिंदगी उसी में लगा दिया था। इन्होंने चलाया था आपका शुद्धि मूवमेंट, जिसमें दिखाया गया था कि हिंदूज को दूसरे धर्म में जो चेंज होते हैं वो सब रोकने के लिए किया गया था। इन्होंने चलाया था गौकर निधि, जिसमें गाय जो हमारी माता होती है उनकी हत्या रोकी गई थी और इन्होंने ट्राई किया था हिंदी लैंग्वेज जो है इसको नेशनल लैंग्वेज करने के लिए। तो इन्होंने हिंदूज के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताई और बाद में ये चल बसे थे 1800
और इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था रिटर्न टू द वैदिक एज। रिटर्न टू द वैदिक एज में ये था, अब वैदिक एज समझते हैं। वैदिक एज अगर देखा जाए तो 2 डिवीजन में था। इनका यही था कि अर्ली वैदिक एज, वैदिक एज में देखा जाता नेचर वर्शिप किया जाता था। नेचर मतलब सूरज, पानी, इन सब को वर्शिप किया जाता था। वहाँ पर वुमेन को नीचे नहीं दिखाया जाता था, उन्हें सोसाइटी से अलग नहीं किया जाता था, उनको एजुकेशन के लिए चांस मिलता था। और जो 4 वर्णास थे वो बने थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब में डिफरेंस यही था कि इनको अलग अलग काम था, इसलिए सोसाइटी में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। और बाद में हम लोग देखेंगे सोसाइटी में जब इवल घुस गया तब हम लोग देखेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय ये लोग ऊपर चले गए और इनको नीचे, वैश्य और शूद्र को नीचे दबाने के लिए अलग अलग काम करते रहे। तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि वैदिक समाज में जहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था लड़की या लड़का में या फिर अन्य कास्ट में, उस टाइम में वापस चलो। फिर आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर बोला जाए तो फिर इसके फाउंडर थे मैडम ब्लेफस्की। पर इंडिया में जब ये आया तब इंडिया में आया था 1882 में अडियर मद्रास। इसके फाउंडर थे मैडम ब्लेफस्की और ये फाउंड हुआ था आपके न्यूयॉर्क में इन द ईयर 1882। इंडिया में आया था ये 1882 सेम ईयर में, पहले आया था अडियर मद्रास में। इसे ज्वाइन किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट आपको सबको ही पता होगा कि रेवोल्यूशन में उनके कितना बड़ा हाथ था। फिर आता है आर्य महिला समाज। इनका फाउंडर था पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी से महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए और उनको सोसाइटी में एक इक्वल जगह मिले इसके लिए काम किया था। ये बनाया था समाज उन्होंने इन द ईयर 1882 और ये मेनली उन्होंने बनाया था एजुकेशन के लिए। आप जहाँ पर भी देखेंगे सोसाइटी के अगर रूट कॉज को हटाया जाए, रूट इवल्स को हटाने की कोई कोशिश करे तो मेनली वो एम किया जाता है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जहाँ भी होता वहाँ पर सोसाइटी के इवल्स नहीं हो पाते। कि अब देखेंगे किसी भी आप एक मूर्ख इंसान को या फिर जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया उसको अगर आप भटकाना चाहे, उसको आप अगर कोई अंधविश्वास दिखाना जाए तो बहुत आसानी होता है, पर किसी पढ़े लिखे को अंधविश्वास पे यकीन करवाना वहीं पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर आता है आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑफ पुणे। पूरे चैप्टर में आप जितने भी समाज देखेंगे जिन्होंने इंडिया पे चेंज लाने की कोशिश की, इंडियन सोसाइटी को चेंज लाने की कोशिश की, उनमें सबसे बड़ा हाथ देखेंगे आप एजुकेशन का। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑफ पुणे बना था आपके 1884 में और इसको बनाया था आपके गोपाल गणेश आगरकर। इसमें मेंबर थे आपके लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था इंडिया इज माई नेशन एंड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। इन्होंने ये सोसाइटी स्टार्ट किया था मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन पुणे और ये आज भी चलता है। फिर आया सेवा सदन। ये बना था 1885 में। इसको बनाया था B.A. मालबरी ने और इट वॉज फाउंड इन मुंबई। इट वॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। लड़कियों का जो चाइल्ड मैरिज होता था उसके अगेंस्ट था। इसके लिए उन्होंने किया था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। इसमें एज ऑफ मैरिज आपका बढ़ा दिया गया था। यह सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एज ऑफ मैरिज बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एज ऑफ मैरिज अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर लड़कियों का बाद में शादी होगा। ये सोसाइटी के जो मेन होते पावरफुल लोग थे, सारे में नहीं पर ज़्यादातर ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए और एजुकेशन कंप्लीट ना हो पाए। क्योंकि अगर एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो फिर सोसाइटी में ज़्यादातर एजुकेटेड लोग होंगे और एजुकेटेड लोग को अपने पास रखना बहुत मुश्किल होता था। अपने पास दबा के रखना, उनको सोसाइटी में नीचे रखना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर ओपन हुआ आपका रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897। इनके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो मेनली बना था आपके सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जो आपके दुर्गा पूजा के टाइम पूजास होते हैं इनमें रामकृष्ण मिशन दिखाया जाता है। और रामकृष्ण मिशन जैसा बताया गया सोसाइटी में इविल हटाने का सबसे अच्छा तरीका कॉलेजेस और स्कूल और एजुकेशन। रामकृष्ण मिशन के स्कूल्स भी है और कॉलेजेस भी है पूरे इंडिया में। फिर आया आपका शारदा सदन। ये था आपके 1889 में और ये भी खोला गया था आपका पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने इसको खोला था विडोज़ के लिए। तो उन्होंने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी किया था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शारदा सदन खुला था उन्होंने विडोज़ के लिए। ये ओपन हुआ था आपके मुंबई में। तो जितने भी आपके एक्टिविटीज़ हैं
वो मेनली आपकी 3 जगह में दिखेंगे। एक था आपका कोलकाता, दूसरा था आपका मद्रास और तीसरा था आपका मुंबई। अगर आप ये जगह देख रहे हैं तो ये वही जगह है जहाँ पर ब्रिटिश के प्रेसिडेंसीज थे। ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में आके उन्होंने यही किया कि इंडिया को अपने आप अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने इंडियंस को ये समझाया था, लोकल लोगों को ये समझाया कि तुम लोग सभी बेकार हो, तुम्हारा धर्म बेकार है, जो भी तुम सोचते हो वो सब बेकार है, और इसलिए हम लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और हम लोग जो यहाँ पर इंडिया में है वो तुम्हारे भले के लिए है। तो इस चीज़ को इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स जो है, सबसे पहले इन सोशल रिफॉर्मर्स ने हटाया था इंडिया से। इंडिया में जो सोशल लीवर्स थे वो सबसे ज़्यादा इन तीनों जगह में थे, और इन तीनों जगह से सबसे ज़्यादा सोशल लीवर्स हटाने की काम था। तो हम देखेंगे जितने सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ थे वो ज़्यादातर इन 3 जगहों में हुए थे। ये देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो ये हुआ था 1905 में। ये फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी लोकेशन आपका मुंबई में था, और इसमें यूथ सिलेक्ट किया गया था फॉर सर्विंग द नेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है सत्यशोधक समाज। ये खोला गया था 1873 में। इसको स्टार्ट किया था आपके ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने इसको फाउंड किया था आपके पुणे में। फिर आया नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में। इसके फाउंडर थे आपके मनाथू परमानंद पिल्लाई। इसका मेन वेलफेयर ऑफ द नायर कम्युनिटी, जो स्पेसिफिक नायर कम्युनिटी के लोग थे उनके वेलफेयर के लिए मेनली ये खोला गया था। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, जिनके लिए काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था और काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। सिर्फ यही नहीं, अपना पूरा ज़िंदगी सिर्फ इसी के लिए बिता दिया था उन्होंने कि इंडियन सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है उनको हटा दिया जा सके। तो उनमें से पहले आते हैं एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे को नोन एज द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर इन वेस्टर्न इंडिया। राजा राममोहन रॉय को मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम दिया था उनको जवाहरलाल नेहरू। उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस है राजा राममोहन रॉय। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी काम किया था। उन्होंने संस्कृत कॉलेज ओपन किया था, संस्कृत लैंग्वेज को फिर से रिवाइवल किया था। तो आप देख रहे सोशल रिफॉर्म का जो मेन चीज़ होता है वो एजुकेशन होता है। बंगाल में बोला जाता है अगर आपको पढ़ाई में अच्छा होना है तो आप विद्यासागर बनो। आप नाम से पता चल रहा है उनके नाम से विद्या का सागर थे वो, इसलिए उनका नाम बना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके अगर मेन चीज़ देखा जाए तो फिर वो विडो डीमैरेज एक्ट। विडो डीमैरेज एक्ट मतलब विधवा पुनर्विवाह नियम जो होता है वो उन्होंने पास करवाया था ब्रिटिशर से, इसलिए उनको ट्रेडिशनल मॉडर्न मैन कहा जाता था। अब ट्रेडिशनल मॉडर्न मैन क्यों कहा जाता था? आप देख रहे हैं जहाँ पर एक तरफ वो संस्कृत लैंग्वेज का कॉलेज खोलते जो कि इंडिया का सबसे पुराना लैंग्वेज है और सबसे बड़ा हेरिटेज का पार्ट है, वहीं पर दूसरी जगह विडो डीमैरेज कर रहे हैं, विवाह पुनर्नियम करवा रहे हैं, जहाँ पर सोसाइटी उनके काफ़ी अगेंस्ट थी इसके कारण, पर उन्होंने ये पास करवाया था विडो डीमैरेज। जहाँ पर एक तरफ वो मॉडर्न है अपनी सोच में, वहीं अपने रूट से या कि अपने भारतीय यकीन से पूरे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज भी बनाया था। वो हम लोग कॉन्क्लूशन में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था ब्रिटिश इंडिया में आके पहले तो ये दिखाया था कि ब्रिटिश इंडिया पे आके इंडिया पे आसान करिए, पर ये सोशल रिफॉर्मर्स जो थे इन्होंने एक भारतवर्षीय होने के ऊपर एक इंडियंस का एक प्राउड किया था कि हमारा नेचर, हमारा हेरिटेज इतना स्ट्रॉन्ग है, और कुछ सोशल इवेंट्स या फिर अंधविश्वास के कारण हमारा देश ज़रूर गंदा हो गया था, पर हमारा देश वैसे नहीं है। और ये बहुत ही एक उज्ज्वल इतिहास है पूरे भारतवर्ष का। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप अगर इंडियन हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन हिस्ट्री में अगर आप सोशल रिफॉर्म के पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।